प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो लेक्चर में कक्षा 9वीं के विज्ञान का पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ, जिसका अगला टॉपिक हमारा है द्रव्य अवस्था, जो हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है कि द्रव्य अवस्था क्या होती है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस अवस्था है। अब इसमें हम सिर्फ और सिर्फ द्रव अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। जल लें, खाना पकाने के लिए जो तेल, सरसों का तेल आप प्रयोग करते हो वो लें, दूध लें, जूस लें, और पेय पदार्थ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप ले सकते हैं। विभिन्न आकार के बर्तन लें। प्रयोगशाला में जो आपको दिए गए हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हमारे पास प्रयोगशाला नहीं होती घर में, तो हम इसको प्रयोग को कैसे करके देख सकते हैं। पहले तो आपने जल लें। जल को क्या करें कि आप अलग अलग बर्तन में डाल के रखें। जैसे हमने जल को एक गिलास में रखा है, ये देखिए, जल को अगर एक गिलास में रखते हैं तो जो जल है वो गिलास का आकार ले लेता है, ये ऐसे। अगर जल को हम एक बोतल में डाल देंगे तो जल उस बोतल का आकार ले लेगा। अगर जल को टब में डालते हैं तो वो टब का आकार ले लेगा। मीन्स जल का अपना आकार नहीं है, लेकिन जितना जल हम लेंगे, अगर हम 1 लीटर जल लेते हैं तो वो 1 लीटर ही रहेगा, ना उससे कम होगा ना ज्यादा होगा। मीन्स उसका आयतन तो निश्चित हुआ, कितना आपने आयतन लिया है, 1 लीटर लिया है तो 1 लीटर ही रहेगा, परंतु उसका आकार अलग अलग बर्तन के हिसाब से बदलता है। पहली बात तो ये हुई। तो यहां से परिभाषा क्या आती है? द्रव अवस्था पदार्थ की वो अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन निश्चित हो परंतु आकार निश्चित ना हो। तो यहां से पहली परिभाषा आती है, इसकी पहले परिभाषा आती है द्रव अवस्था। अब ये जो द्रव आपने लिए, इसको फर्श पे डाल के देखें क्या होगा। अगर पानी को हम फर्श पे डालते देखते हैं तो बहना शुरू कर देगा वो। तो अगर पानी को डालते हैं, फर्श पे डालते हैं तो बहना शुरू करता है। तो इसका मतलब द्रव जो पदार्थ की अवस्था है, द्रव पदार्थ है, वो बह सकते हैं। किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में डालें। जैसे पहले आपको बता दिया, अलग अलग बर्तनों में डालें। तो इसमें होगा कि आयतन तो वही रहेगा। आयतन कितना होगा? 50 ml रहेगा जो आपने लिया है, लेकिन आकार बदलता रहेगा। अगर बर्तन अलग अलग आकार का बर्तन है तो उसके हिसाब से इसका आकार बदल जाएगा। फिर आता है, क्या द्रव का आकार एक समान होता है? नहीं। जैसा कि अभी आपको बताया कि अलग अलग बर्तन में डालेंगे तो उसका आकार बदलेगा। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? बिल्कुल बहता है। द्रव को हम डालते हैं तो आराम से बह के चला जाता है, या फर्श पे डालते हैं तो बहना शुरू कर देता है। तो यहां से गुण क्या क्या आते हैं? पहला गुण तो ये आता है, चलो गुण बाद में देखेंगे कि द्रवावस्था के गुण क्या है, आगे देखते हैं। प्रेक्षण से हमें पता लगता है कि द्रव का अपना आकार नहीं होता। जैसे बता दिया गया था, इसकी परिभाषा तो आपको आ गई पहले कि द्रव का अपना आकार नहीं होता, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इनको रखा जाता है ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव में बहाव होता है, ये बह सकते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह बहकर जा सकते हैं, अपना आकार बदल सकते हैं, इसलिए ये दृढ़ नहीं होते। अब प्रश्न ये आता है कि द्रव का अपना आकार क्यों नहीं होता, या अपना आकार ये क्यों बदलते हैं। दूसरा फिर आता है कि ये बह क्यों सकते हैं। तीसरा आता है ये दृढ़ क्यों नहीं होते। तो इसमें अगर देखें, द्रव के जो कण हैं वो दूर दूर होते हैं। परमाणु जो है द्रव के, जिससे द्रव बन के बनता है, छोटे छोटे कण, वो दूर दूर होते हैं ऐसे। पहला क्या था? आकार निश्चित क्यों नहीं होता, कि ये कण, इन दोनों के कणों के बीच में खाली जगह है, खाली स्थान है, या फिर रिक्त स्थान है। तो ये कण यहां से चलकर यहां तक आ सकता है, और ये कण यहां से चल के यहां तक आ सकता है, या फिर ये कण इधर आ सकता है। मतलब ये कण एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो इनमें बहाव हो सकता है, ये बह के, ये कण बह के नीचे आ जाए या इधर आ जाए, जो भी रिक्त स्थान इसको मिलता है ये कण वहां पे बह के आ सकते हैं। तो जो द्रव अवस्था में कण है वो रिक्त स्थान होता है उनके बीच में, जिसकी वजह से वो बह सकते हैं। पहला
ये दृढ़ क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके बीच में, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अगर इसको हम दबाते हैं तो कुछ हद तक ये दब सकते हैं, ऐसे कण एक दूसरे के पास पास आ सकते हैं। फिर आता है कि इनका आकार निश्चित क्यों नहीं होता? अब आकार तो देखिए, आकार तो इस पे बर्तन पे निर्भर करता है, किस तरह का बर्तन आपने लिया, किस आकार का लिया है। तो सारे जो क्वेश्चन में प्रश्न आपको मिलेंगे उन सब का आंसर एक ही होगा कि द्रव अवस्था में जो पदार्थ मिलते हैं उनके कणों के बीच में खाली स्थान ज्यादा होता है और आकर्षण बल कम होता है, जिसकी वजह से उनका आकार निश्चित नहीं होता परंतु आयतन निश्चित होता है। अब आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 करने से ठोस और द्रव के विषरण, अब ये आता विषरण जो आप पहले सबसे पहले भाग में आया था वीडियो, हमारी जो पहला भाग है उसमें बताया गया कि विषरण क्या होता है। दो कणों का, पदार्थ के दो कणों का आपस में मिलना विषरण कहलाता है। वातावरण की गैसेस विसरित होकर जल में घुल जाती है। वातावरण में जो, अच्छे देखिए विषरण के बारे में, वातावरण की गैस है विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये गैस कौन कौन सी हो सकती है? ऑक्सीजन हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और जलीय जंतु और पौधों के लिए जो अनिवार्य है, जो जरूरी है, जिसमें वो श्वसन करते हैं, वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। तो प्रश्न यही आता है कि जो गैस है वो जल में कैसे घुल जाती है। अब देखिए, अगर जल लें, जैसे आपने कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं ना, जल को ऐसे बना दीजिए। लेकिन हमने अभी देखा कि जल के कणों के बीच में, अगर ऐसे बनाए, कणों के हिसाब से जल को बनाते हैं, जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान है, खाली जगह दिखाई देती है। जबकि गैस के कण काफी छोटे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। जल तो दिखाई देता है इसलिए कण थोड़े बड़े होते हैं, गैस के कण तो बहुत छोटे होते हैं। अब ऐसे हम गैस के कणों को मान लें इतने छोटे, तो क्या होता है कि गैस बाहर से इन कणों के बीच में आके समावेशित हो जाती है। ऐसे कणों के बीच में खाली स्थान है तो उस खाली स्थान में गैस आके समायोजित हो जाती है, जिसकी वजह से जलीय जीव, तो ये गैस अंदर आती है तो मतलब ये घुल जाती है। कौन कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, O2 लिखते हैं इसको, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है CO2। ऐसे इसके बीच में व्यवस्थित हो जाती है। जो जलीय जीव है, जो जल के अंदर रहते हैं, वो इस घुली हुई गैस को, ऑक्सीजन को प्रयोग करते हैं श्वसन में और वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुल जाती है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने छोड़ी तो जलीय जो पौधे होते हैं, कैसे देखें, जलीय जो पौधे, जो जल में पौधे मिलते हैं, वो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब इस ऑक्सीजन को, जो जल में घुल चुके, इसको कौन यूज करते हैं? इसको दूसरे जीव जंतु, ये तो पौधे हुए, जंतु इसको प्रयोग करते हैं। जो खुली ऑक्सीजन को वो ले लेते हैं और वो क्या छोड़ते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऐसे एक चक्र चलता रहता है और ये जल बाहर से घुली हुई ऑक्सीजन को भी ले सकता है। तो ऐसे एक चक्र चलता है जो घुली हुई ऑक्सीजन। अब ये प्रश्न यही आता है कि क्यों घुल जाते हैं? क्योंकि उसके बीच में रिक्त स्थान होता है। इसी वजह से, इसी कारण से जल के अंदर चीनी घुल सकती है, नमक घुल सकता है और दूसरे पदार्थ, कई पदार्थ है वो जल में घुल सकते हैं, क्योंकि जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब आगे देखें। सभी जीवधारी अपने जीवन के लिए, निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम निष्कर्षण पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव, गैस, तीनों का विषरण हो सकता है, तीनों मिल सकते हैं। जैसे बताया, पहले तो बताया कि जल में रिक्त स्थान होता है, तो उस वजह से अगर इसमें नमक मिलाते हैं, नमक ठोस हुआ हमारा, नमक मिलाते तो नमक भी घुल जाता, ठोस हुआ। गैस भी घुल सकती है। और अगर इसमें हम नींबू का रस मिलाते हैं, नींबू का रस मिलाते हैं तो वो भी इसमें घुल जाता है।
तो ठोस भी घुल सकते हैं, गैस भी घुल सकते हैं और तरल भी घुल सकता है, द्रव भी घुल सकता है। ठोस की अपेक्षा में या तुलना में द्रवों का विषयण जल्दी होता है। अब देखिए, अगर आप इंक लेते हैं, इंक का मतलब कलर लेते हैं, अगर कोई स्याही लेते हैं, अब ये देखें यहां पे आपने जल लिया, ये आप प्रयोग अपने घर पे कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, पता लग जाएगा विषयण किसका जल्दी होता है, किसका विषयण कम होता है। अब आपने क्या लिया, जो इंक लेना, इंक दो तरह से आपको मिलती है। एक तो मिलती है आपको इंक या स्याही जो मिलती है वो ठोस अवस्था में मिलती है। दूसरी हमें जो पेन के अंदर जैसे स्याही होते हैं, स्याही के पेन होते हैं, वहां से ले सकते हैं, जो किस अवस्था में मिलती है, द्रव अवस्था में मिलती है। ठोस अवस्था में स्याही को डालते हैं तो क्या होगा, जैसे आपने ठोस अवस्था में डाली वो नीचे बैठ जाएगी और धीरे धीरे फैलना शुरू करेगी। देखा होगा ऐसा आपने, या करके देख सकते हो। अगर द्रव अवस्था में उसको लेते हैं तो जैसे स्याही को एक बूंद अगर हम लेते हैं तो डालते ही वो फैलना शुरू कर देगी, ये देखिए। तो द्रव अवस्था में ये द्रव अवस्था हमारी और ये ठोस अवस्था। ठोस अवस्था का विषयण देर से होता है, द्रव अवस्था का विषयण जल्दी हो जाता है। ये आप प्रयोग करके देख सकते हो। तो क्या लिखा है, ठोस की अपेक्षा द्रवों का विषयण अधिक की दर अधिक होती है, इसलिए द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान ज्यादा होता है, वो आसानी से विषयण कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि द्रव की कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए तो प्रश्न पूछा जाता है कि द्रव अवस्था के गुणधर्म लिखिए। पहला, इनका आयतन निश्चित होता है, ये हुआ। दूसरा, द्रव का आकार नहीं होता। तीसरा, ये कठोर नहीं होते, ये दृढ़ नहीं होते। द्रव बहते हैं और ये बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। इनका संपीड़न होता है पर बहुत कम। अब बताया था कि जो ठोस होते हैं उनका तो बिल्कुल ही नहीं होता, लेकिन जो द्रव होते हैं उनका संपीड़न होता है, कम होता है। द्रव के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान, खाली स्थान मिलता है। द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल कम होता है और ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता है। तो ये आप गुण लिख सकते हो अगर द्रव अवस्था से के आपसे पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे द्रव अवस्था के बारे में। फिर आगे आएगा अगले भाग में हम गैसीय अवस्था के बारे में वर्णन करेंगे। धन्यवाद।